वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग महात्मा गांधी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और महात्मा गांधी वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को गांधी के सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार और गांधी की सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं गांधी के न्यासिता सिद्धांत की। गांधी का न्यासिता सिद्धांत जो है उसका मूल वो इस मूल आस्था पर आधारित है कि व्यक्ति अपने बौद्धिक और शारीरिक श्रम के द्वारा जो उपार्जित करते हैं उस पर उनका स्वामित्व नहीं होता, अपितु वे तो उसके संरक्षक या प्रन्यासी होते हैं। गांधी जी ने पूंजीवाद की बुराइयों के अहिंसक प्रतिकार के लिए प्रन्यास सिद्धांत दिया और उन्होंने प्रन्यास सिद्धांत का जो विचार है वो ईशावास्योपनिषद के उस प्रथम मंत्र से ग्रहण किया जिसमें कहा गया है कि इस संसार में जो कुछ है वह ईश्वर का है, अतः व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए क्योंकि उसके पास उपलब्ध वस्तुओं पर उसका स्वामित्व नहीं है। और इसीलिए गांधी जी ने इस विचार को आर्थिक परिवर्तन के विश्वसनीय सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। गांधी ने सुझाव दिया कि जिन लोगों के पास धन व संपत्ति है वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात शेष साधनों व संपत्ति का सामाजिक हित में ही उपयोग करेंगे और इसी वजह से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत स्वैच्छिक आधार पर साधनों के समाज में न्यायसम्मत वितरण को सुनिश्चित करता है। प्रन्यास के माध्यम से गांधी जी पूंजीवाद की बुराइयों का समाधान करना चाहते थे और वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो समाजवाद में बुराइयां हैं वे भी इसमें ना आ पाए। पूंजीवादी व्यवस्था में औद्योगिक प्रणाली पूरी तरह से निजी पहल पर आधारित होती है और साधनों का केंद्रीकरण उसमें होता है। दूसरी ओर साम्यवाद में संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व के माध्यम से उत्पादन की प्रणाली में निजी पहल को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है तथा व्यक्ति उत्पादन की प्रणाली में निष्प्राण पुर्जे के समान कार्य करता है और आर्थिक शक्ति राज्य के हाथों में केंद्रित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो इनिशिएटिव लेते ही नहीं है और वो कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि पूंजी की शोषणकारी शक्ति और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण पूंजीवाद की बुराई है और साम्यवादी व्यवस्था की बुराई यह है कि इसमें व्यक्ति की उत्पादक क्षमता और स्वाभाविक योग्यता का समाज के हित में उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि आर्थिक मामलों में निर्णय लेने की शक्ति राज्य के हाथों में ही केंद्रित होती है तथा व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और दक्षताओं के अधिकतम उपयोग के लिए कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं होती। गांधी कहते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी दक्षताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित भी हो किंतु उन दक्षताओं के प्रयोग द्वारा उपार्जित संपदा का उपयोग स्वयं उसके हित में न होकर पूरे समाज के हित में हो। इस प्रकार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत संपत्ति को अर्जित करने वाले व्यक्ति को उसके प्रबंधन का अधिकार देता है लेकिन उसे यह भी बताता है कि उसके द्वारा अर्जित संपत्ति पर स्वामित्व पूरे समाज का है। गांधी की प्रन्यास की जो धारणा है वो अपरिग्रह और अस्तेय के विचारों का व्यवस्थित रूप प्रतीत होती है। जो प्रन्यासिता है उसमें व्यक्ति के दृष्टिकोण की दो मर्यादाएं अंतर्निहित होती है। पहली, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव सीमित कर ले और दूसरी, व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक साधनों व संपदा को अपने पास न रखे। इस प्रकार जो ट्रस्टीशिप की धारणा है उसमें संपत्तिधारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संपत्ति का उपार्जन करने की अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज के लाभ के लिए करेंगे। इसी प्रकार गांधी कहते हैं कि समानता को आदर्श व्यवस्था के मूलभूत नियम के रूप में स्वीकार कर लेने का ये अर्थ नहीं है कि सभी व्यक्तियों की क्षमताएं समान होती हैं। वे ये मानते हैं कि व्यक्तियों में धन के उपार्जन की क्षमता अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में यह अन्य व्यक्तियों के शोषण का माध्यम बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यह व्यवस्था करता है कि धन के उपार्जन की व्यक्ति की क्षमता का उपयोग हो लेकिन वह शोषण का माध्यम नहीं बने। गांधी जी यह जानते थे कि अर्थोपार्जन के लिए व्यक्ति तभी सक्रिय होगा जबकि इसके लिए इसमें कोई प्रेरणा नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति संपत्ति को अर्जित कर रहा है
लेकिन संपत्ति अर्जन के बाद में उस पर उसका स्वामित्व नहीं होगा और वो समाज हित में दान कर देगा। तो गांधी ये कहते हैं कि जो प्रन्यासी है उनको उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक मिले, और साथ ही ये कहा कि प्रन्यासी जो अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करते हैं उनके लिए अर्जित संपत्ति में से कुछ कमीशन भी उनको प्रदान किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कमीशन के विषय में उन्होंने कोई नियम प्रतिपादित नहीं किया और उन्होंने कहा कि यह एक लचीली व्यवस्था होगी। उदाहरण देते हुए गांधी कहते हैं, जो व्यक्ति 100 रुपये कमाए उससे मैं ये कहूँगा कि 50 रुपये अपने पास रखकर शेष 50 रुपये समुदाय के लाभ के लिए प्रदान कर दे। किंतु व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपये हों तो उसके प्रति मेरा सुझाव यह होगा कि वह 1% राशि अपने पास रखे और 99% समुदाय के हित में दान कर दे। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से प्रन्यासी की उत्तराधिकार को मान्यता प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि गांधी के अनुसार एक प्रन्यासी का जन सामान्य के अतिरिक्त और कोई उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन व्यवहारिकता के रूप में वे स्वीकार करते हैं कि प्रन्यासी अपने पश्चात संपत्ति के प्रन्यासी के रूप में कार्य करने के लिए समुदाय को कोई नाम सुझा दें, लेकिन इस विषय में अंतिम सम्मति जो होगी वो समुदाय की ही होगी। गांधी के आलोचकों ने गांधी जी के प्रन्यास सिद्धांत को पूंजीपतियों के प्रच्छन्न समर्थन का माध्यम बताया है। उन्होंने कहा इस सिद्धांत के औचित्य और व्यवहारिकता दोनों पर संदेह किया गया है। गांधी जी ने ऐसे आरोपों का दृढ़ता से प्रतिवाद किया और कहा कि यह सिद्धांत किसी भी रूप में पूंजीपतियों को प्रश्रय नहीं देता और यह पूंजीवाद के दोषों का निराकरण करके एक विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा, मेरा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे काम निकालने के लिए आज गढ़ लिया गया हो, अपने मंतव्य को छिपाने के लिए खड़ा किया गया हो। आवरण तो वह हरगिज़ नहीं है। मेरा विश्वास है कि दूसरे सिद्धांत जब नहीं रहेंगे तब भी वह रहेगा। उसके पीछे तत्वज्ञान और धर्म के समर्थन का बल है। इस अहिंसक मार्ग का मर्म यह है कि यदि अन्यायी अपना अन्याय दूर नहीं करता है तो वह अपना नाश खुद ही कर डालता है, क्योंकि अहिंसक असहयोग के कारण या तो वह अपनी गलती देखने और सुधारने के लिए विवश हो जाता है या वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। गांधी जी ने व्यवहारिकता के प्रति किए गए संदेहों का निराकरण करते हुए कहा कि उनका प्रन्यासिता का जो सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, उसकी समग्र आर्थिक योजना का ही एक हिस्सा है। अतः उसका मूल्यांकन उनकी आदर्श आर्थिक प्रणाली के अन्य तत्वों के साथ मिलाकर ही किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकृत स्वरूप को अपना लेने के पश्चात किसी व्यक्ति को विपुल मात्रा में संपत्ति के उपार्जन का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा तथा जो सीमित संपदा वह अर्जित करेगा उसमें से अपनी आवश्यकता भर वो रख लेगा और शेष समुदाय के हित में समर्पित करने में उसे संकोच या कष्ट नहीं होगा। गांधी जी ने कहा कि अपनी संपदा में से कुछ दान करने की प्रवृत्ति मानव स्वभाव का सहज तत्व है और भारतीय संस्कृति में तो दान को बहुत ऊपर माना गया है। और गांधी का जो न्यासिता का विचार है वह इस सहज दान वृत्ति को आर्थिक गतिविधियों का प्रेरक नियम बनाकर सहज मानवीय भावना का व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। गांधी जी ने कहा कि उत्पादन की केंद्रीकृत व्यवस्था में कुछ लोगों के पास विपुल संपदा होगी तो यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि लोग स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का परित्याग करने के लिए तैयार ना हो। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि हृदय परिवर्तन के माध्यम से लोगों को इस त्याग के लिए तत्पर किया जा सकता है और अगर ऐसा नहीं हो तो समाज में कटु संघर्ष को टालना असंभव हो जाएगा। गांधी कहते हैं कि संपत्ति के वर्तमान स्वामियों को यह अवसर होगा कि वे दो विकल्पों में से एक का चयन कर लें, या तो स्वेच्छा से स्वयं को संपत्ति का न्यासी बना लें या फिर वर्ग संघर्ष का सामना करें। गांधी जी ने स्पष्टतः कहा कि यदि संपत्तिधारी लोग पूंजीपति आवश्यकता से अधिक पूंजी या संपत्ति का समुदाय के हित में समर्पण करने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं हो तो वे सुझाव देंगे कि राज्य ऐसे लोगों की संपत्ति का बलपूर्वक हरण कर ले, लेकिन ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि हृदय परिवर्तन के अहिंसक साधन विफल हो गए हों। इस प्रकार गांधी प्रन्यासिता के विचार को क्रियान्वित करने के लिए
कुछ उपायों पर बल देते हैं। उनका कहना है कि संपत्तिधारियों और पूंजीपतियों के अंतःकरण को जागृत करके उन्हें स्वैच्छिक परित्याग के लिए प्रेरित किया जाए। और वैसे भी गांधी के संपूर्ण विचारों को अगर हम देखें तो सत्य की प्राप्ति उनका चरम लक्ष्य है और सत्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह उसके साधन है। तो सत्याग्रह जो है वो व्यक्ति के हृदय परिवर्तन का माध्यम है। सत्याग्रह के माध्यम से बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है। और गांधी ये कहते हैं कि संपत्ति को समाज हित में डोनेट करने के लिए, दान देने के लिए, समाज हित में छोड़ने के लिए यह ज़रूरी है कि व्यक्ति का जो संपत्तिधारी है उनका हृदय परिवर्तन किया जाए। अगर उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा तो वे अपनी संपत्ति नहीं देंगे, समाज हित में तो बिल्कुल नहीं देंगे। गांधी कहते हैं समुदाय असहयोग और सत्याग्रह के अहिंसक साधनों से उन्हें परित्याग के लिए बाध्य कर दे। इसके अलावा गांधी कहते हैं कि यदि उपयुक्त दोनों साधन सफल नहीं होते हैं तो अनिवार्य बुराई के रूप में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य की भौतिक शक्ति का प्रयोग किया जाए। मतलब कि राज्य जो है वो जबरन संपत्तिधारियों से उसकी संपत्ति ग्रहण करे। इस प्रकार वर्गहीन समाज की स्थापना का गांधी जी का विचार साम्यवादियों से गुणात्मक रूप में भिन्न है। साम्यवादी समाज के रूपांतरण के लिए भौतिक शक्ति के प्रयोग को उचित मानते हैं और गांधी जी इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भौतिक शक्ति की तुलना में एक श्रेष्ठतर और उच्चतर उपाय नैतिक शक्ति को प्रयुक्त करना चाहते हैं। इस अर्थ में गांधी कहते हैं कि साम्यवादियों की तुलना में वे अधिक क्रांतिकारी हैं, क्योंकि साम्यवादी तो केवल क्रांतिकारी लक्ष्यों का दावा करते हैं, जबकि गांधी जी का लक्ष्य भी क्रांतिकारी है और उसकी प्राप्ति के साधन भी क्रांतिकारी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आर्थिक परिवर्तन के लिए हिंसक साधनों या राज्य की दमनकारी शक्ति का प्रयोग एक निर्दोष विकल्प नहीं है, क्योंकि हिंसा और दमन पर आधारित व्यवस्था कभी स्थायी नहीं हो सकती। इसीलिए वे राज्य द्वारा पूंजीपति वर्ग की संपत्ति के हरण को एक अंतिम विकल्प मानते हैं, क्योंकि उनके मत में राज्य द्वारा थोपी गई समानता न तो स्थायी होगी और न ही नैतिक और विश्वसनीय। गांधी कहते हैं कि संपत्ति का राज्य के हाथों में स्वामित्व अनियंत्रित निजी स्वामित्व से बेहतर हो सकता है, किंतु क्योंकि वह हिंसा पर आधारित है अतः वह आपत्तिजनक है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि राज्य हिंसा के माध्यम से पूंजीवाद का दमन करेगा तो वह स्वयं हिंसा के जाल में फंस जाएगा और किसी भी समय अहिंसा का विकास नहीं कर सकेगा। राज्य संगठित और संकेंद्रित हिंसा का प्रतीक है। व्यक्ति में आत्मा होती है, किंतु राज्य एक आत्मा विहीन यंत्र है। उसे कभी भी हिंसा से विलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उस पर निर्भर है। इसलिए मैं प्रन्यास्यता के सिद्धांत को वरीयता देता हूँ। इस प्रकार गांधी अपने आर्थिक विचारों में औद्योगिकरण और यंत्रीकरण के विरोध की बात करते हैं और उन्होंने ये कहा है कि भारत के लिए बड़े बड़े उद्योग उचित नहीं है। भारत की जो आबादी है, भारत के लोगों का जो स्तर है, उसके अकॉर्डिंग छोटे और कुटीर उद्योग के माध्यम से भारतीय आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और आत्मनिर्भर होकर के सबसे पहले उन्होंने इसके लिए गाँवों से शुरू किया और गाँवों से शुरू करके उन्होंने कहा कि जब एक गांव के लेवल पे गांव आत्मनिर्भर होंगे तो राज्य आत्मनिर्भर होगा और राज्य जब आत्मनिर्भर हो जाएगा तो फिर हमें किसी और के का मुँह देखने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन की ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें खुद भी उपजा सकता है, खुद उनको बना सकता है और ये ज़रूरी है कि उसका न्यायसम्मत वितरण भी हो और उससे ये होगा कि समाज में असमानता नहीं होगी, सभी व्यक्तियों को अपनी उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इसीलिए गांधी बुनियादी शिक्षा की बात करते हुए कहते हैं कि हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा तक उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो वास्तव में उसके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हो। उनका कहना ये है कि बच्चे को जब शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा के साथ ही उनको ऐसी शिक्षा भी दी जानी चाहिए जिससे वो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े थोड़े करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके, अर्थोपार्जन कर सके, अपने परिवार का सहयोग कर सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक बालक को उसकी शिक्षा के साथ साथ कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा भी दी जाए।
और गांधी प्रन्यासिता के विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि प्रन्यासिता का जो विचार है, उस विचार के माध्यम से व्यक्ति अपनी अधिकतम क्षमताओं का उपयोग करेगा और जो संपत्ति उसके पास है, उस संपत्ति का वो संरक्षक बनकर उसकी देखभाल करेगा और संरक्षक बनकर उसकी देखभाल करते हुए राज्य के हित में उसका अधिकतम उपयोग करेगा। और ये वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा। ज़बरदस्ती तो उन्होंने बहुत बाद में कहा है। ये कहा है कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाएगा और वो समाज हित में स्वयं ही अपनी संपत्ति का परित्याग करने के लिए तैयार हो जाएगा। परित्याग करके अपनी संपत्ति का न्यासी बनकर वह समाज को बहुत बड़ा योगदान देगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस तरह के समाज में आर्थिक जो असमानता है, वो आर्थिक असमानता समाप्त हो जाएगी और वास्तव में एक विकेंद्रित राज्य का अवतरण होगा। धन्यवाद।